आजकल की बिजी लाइफस्टाइल और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एजुकेशनल करियर और स्टेटस के चक्कर में हम पर्सनल लाइफ को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, जिसका असर हमारे शरीर और ब्रेन दोनों पर पड़ता है। देखिए, 25 तक पढ़ाई, उसके बाद नौकरी और फिर कुछ कमाने और आगे बढ़ने की चाह में शादी का समय निकल जाता है। और फिर जब शादी होती है तो फैमिली प्लान करने में हम और टाइम ले लेते हैं। अब उसके बाद जब फैमिली प्लान करने की सोचते हैं तो शरीर उस माफिक नहीं रहता। अब इसका नतीजा ये होता है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कपल कंसीव नहीं कर पाते। पुरुषों के साथ ये दिक्कत स्पर्म काउंट कम होने की वजह से होती है, तो वहीं महिलाओं में एक उम्र के बाद शरीर में होने वाले बदलाव इसकी अहम वजह बनते हैं। जैसे देखिए, 30 की उम्र के आसपास महिलाओं में प्रजनन क्षमता कम होने लगती है, तो वहीं 35 साल की उम्र के बाद तो ये और ज्यादा तेजी से घटने लगती है। जानकारों के अनुसार जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है, उसके गर्भवती होने की संभावना भी घटती चली जाती है और प्रजनन असक्षमता यानी कि इनफर्टिलिटी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं की एग और पुरुषों के स्पर्म की क्वालिटी कम होने लगती है, तो वहीं फर्टिलिटी पावर भी कमजोर होती चली जाती है। ऐसे में अधिक उम्र में मां बनने के लिए महिलाएं अपने एग को फ्रीज करवाती हैं, जबकि पुरुषों के लिए स्पर्म फ्रीजिंग का ऑप्शन है। इसके अलावा कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोग आजकल एग या फिर स्पर्म फ्रीजिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरहिता करीम का ये कहना है कि आईवीएफ की तकनीक जब से आई है, इसमें फ्रीजिंग टेक्निक ने आईवीएफ के सक्सेस को बदल दिया है। इस तकनीक में स्पर्म फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग दोनों की जाती है। तो एग फ्रीजिंग में ये है कि जैसे आजकल देखा जा रहा है कि जो शादी का जो समय है वो देर हो रही है, लड़कियां देर से शादी कर रही हैं, परिवार वाले, पढ़ाई का दबाव होता है, जॉब का दबाव होता है, तो लेकिन एग की जो संख्या होती है वो 35 इयर्स के बाद धीरे धीरे शरीर में घटने लगती है। तो जिसकी वजह से अगर उस एज तक शादी नहीं हो रही है, पार्टनर के लिए अभी ढूंढाई चल रही है, तो हम लोगों का ये सुझाव रहता है कि आप एग्स फ्रीज कर लीजिए। दूसरा एक ग्रुप होता है जिसमें कि ज़्यादा एग्स होते हैं, जैसे जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी की कंडीशन बोलते हैं, उनमें एग्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम लोग थोड़े बहुत एग्स स्टिमुलेट करके निकाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप फिर नेचुरली जब एग्स की संख्या कम हो जाएगी तो नॉर्मली वो कंसीव करना उसके लिए आसान हो जाता है। एग फ्रीजिंग टेक्निक, जब महिला के अंडे फ्रीज किए जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, किस महिला में फ्रीज किए जाते हैं? जो महिला के लिए कैंसर की ट्रीटमेंट चलने वाली है, या जो महिला प्रेगनेंसी बाद में रखना चाहती है और अभी वो उसके यंग एज के एग प्रिजर्व करना चाहती है, या जो महिला पे और कुछ इलनेस चल रही है, उसकी ट्रीटमेंट होने वाली है और उसके वजह से उसके अंडाशय डैमेज हो सकते हैं, ऐसे महिला एग फ्रीज करती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या होती है स्पर्म फ्रीजिंग। स्पर्म फ्रीजिंग पुरुषों को हेल्दी स्पर्म सेल्स की कलेक्शन, एनालिसिस और क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि बहुत कम तापमान पर ठंडा करने का एक प्रोसेस है। इसमें स्पर्म सेल्स के बाद में इस्तेमाल में लाने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या किसी अन्य कपल को स्पर्म डोनेट करने के लिए भी ये प्रोसेस किया जाता है। स्पर्म को फ्रीज करने की तकनीक साल 1953 में आई थी और ऐसा बताया जाता है कि 10 सालों तक फ्रीज रहे स्पर्म से भी एक हेल्दी बच्चा पैदा हो सकता है। यानी आप आज अपने स्पर्म को फ्रीज करवाकर कई सालों बाद भी बेबी प्लान कर सकते हैं। हालांकि एग फ्रीजिंग के मुकाबले स्पर्म फ्रीजिंग पुरुष कम ही करवाते हैं। किसे होती है स्पर्म फ्रीजिंग की जरूरत? देखिए, जो पुरुष ज्यादा उम्र में पिता बनना चाहते हैं, उन्हें स्पर्म फ्रीजिंग की सलाह दी जाती है। वहीं जिन पुरुषों की सही उम्र में शादी नहीं हो पाती, वो भी आगे पिता बनने के लिए अपने स्पर्म को फ्रीज करवाते हैं। उम्र बढ़ने पर पुरुषों के स्पर्म की क्वालिटी घटती चली जाती है और इस वजह से उनकी फीमेल पार्टनर कंसीव नहीं कर पाती। पुरुषों में उम्र बढ़ने के बाद जेनेटिक गड़बड़ी का जोखिम भी बढ़ जाता है, तो वहीं ज्यादा उम्र के पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के कम लेवल की वजह से स्पर्म की क्वालिटी भी प्रभावित होती है।
और इन सभी कारणों से पुरुषों को स्पर्म फ्रीजिंग करवानी पड़ती है। ऐसे में ये सवाल जहन में उठता है कि आखिर किस उम्र तक आप स्पर्म फ्रीजिंग करवा सकते हैं। तो इसको लेकर डॉक्टर सुरहिता करीम के अनुसार भारत में नए कानून के चलते अब किसी भी पुरुष का स्पर्म ज्यादा दिन तक फ्रीज करके रख नहीं सकते हैं। केवल उन लोगों का स्पर्म फ्रीज किया जा सकता है जो या तो फौज या मर्चेंट नेवी में काम करते हो या फिर किसी ऐसी जगह पर कार्यरत हो जहां से उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाती हो। स्पर्म फ्रीजिंग तो आप किसी भी उम्र में करा सकते हैं। स्पर्म फ्रीजिंग के लिए अभी कोई ऐसी लॉ नहीं है कि जिसमें कि फ्रीज नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसी भी उम्र में फ्रीज कर सकते हैं स्पर्म, मतलब 18 साल से ऊपर से लेके और 45-55 साल तक की उम्र तक फ्रीज कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग में ये है कि चूंकि अंडे 38-40 के बाद कम हो जाते हैं मिलने, तो एग फ्रीजिंग हम लोग एडवोकेट यही करते हैं कि आपका जब 35-36 साल की एज हो गई है तो आप एग फ्रीज करा लीजिए, क्योंकि उसके बाद अच्छे एग्स बनते नहीं हैं, शरीर में कम बनते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। या एक और ग्रुप है जिसमें कि आजकल बहुत जिसका कि काम हो रहा है, वो है कि कैंसर पेशेंट्स में। आजकल कैंसर यंग पेशेंट्स में ज़्यादा अब मिल रहा है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो या ओवेरियन कैंसर हो। तो ऐसी कोई भी लेडी जिसमें कि ऐसी कोई डायग्नोसिस होती है तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देने से पहले हम लोग चाहते हैं कि उनके एग्स या स्पर्म फ्रीज हो जाए। अब आपको बताते हैं कि एग फ्रीजिंग क्या है। एग फ्रीजिंग एक मॉडर्न टेक्निक है जिसकी मदद से महिला अपने अंडाणुओं यानी कि oocytes को फ्रीज करके स्टोर करवा सकती है और आने वाले समय में जब भी वो मां बनना चाहे, इन अंडाणुओं की मदद से वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के लिए एग यानी कि अंडाणुओं को पिघलाकर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है और फिर महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। इस ऑप्शन से खास तौर पर कामकाजी महिलाओं को बहुत फायदा होता है और जो करियर की वजह से शादी के कुछ सालों बाद तक मां नहीं बनना चाहती। इसके अलावा कैंसर या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला भी एग फ्रीजिंग करवाकर बाद में मां बन सकती हैं। इसके अलावा स्किल सेल एनीमिया, ऑटो इम्यून डिजीज होने पर भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर मां बना जा सकता है। फ्रीज कर रखे हैं और आप अगर 40 इयर्स क्रॉस कर गया या मानिए कोई मिसहैप हो गया आपके फैमिली में और आपको उस समय एक और बच्चे की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो वही फ्रोज़न एग अगर आपने 35 या 36 साल की एज में फ्रीज़ कराए हैं तो उस एग के ज़रिए आप 42-43 साल की एज पे भी मदरहुड गेन कर सकती हैं। लेकिन अभी लॉ आ गया है, लॉ के अंतर्गत ही हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। मतलब अब लॉ के अनुसार हम लोग 50 साल से ऊपर से किसी महिला को हम लोग IVF का फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। प्रोफेशनली ऑक्यूपाइड है, टाइम से शादी नहीं हो सकती या पार्टनर नहीं अप्रोप्रिएट मिल रहा, तो शादी डिले करना चाहते हैं पर चाहते हैं कि उनका अपना बायोलॉजिकल बच्चा हो। तो ऐसे में जो ओवरी के अंदर एग्स का पूल होता है, उस पूल को फिज़िकली बाहर निकाल कर फ्रीज़ किया जा सकता है और उस फ्रोज़न कंडीशन में वो काफ़ी समय तक रखा जा सकता है जब तक कि महिला खुद तैयार ना हो बच्चा होने के लिए। तो उन लोगों के लिए जो जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है या जिनका एग रिज़र्व ख़त्म होता जा रहा है या जो अनफॉर्चुनेटली किसी मेलिग्नेंसी या कैंसर के ट्रीटमेंट अंडरगो करने वाले हैं कि ये oocytes या एग्स डिप्लीट हो जाएं और वो पहले स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि एग फ्रीजिंग का प्रोसेस किया कैसे जाता है। देखिए, यदि आप भी एग फ्रीजिंग की तैयारी कर रही हैं, तो सबसे पहले कोई अच्छा फर्टिलिटी क्लिनिक तलाशना होगा या किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। वो इस संबंध में आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। एग फ्रीजिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा है और इसे शुरू करने से पहले आपके कई तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें शामिल है ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग, अंडाणुओं की मात्रा कई तरह का टेस्ट किए जाते हैं। अंडाणुओं की मात्रा और गुणवत्ता जांचने के लिए डॉक्टर पीरियड्स के तीसरे दिन ब्लड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और एस्ट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन की जांच करता है। इसके नतीजों के आधार पर ये पता चलता है कि आपकी ओवरी फर्टिलिटी दवाओं के इस्तेमाल के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। इसके अलावा ओवरी की कार्यप्रणाली की और साफ तस्वीर के लिए डॉक्टर एक और ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्फेक्शन डिजीज स्क्रीनिंग भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। कुछ संक्रामक रोग जैसे HIV और हेपेटाइटिस B व C के लिए भी इसकी जांच हो सकती है। एग फ्रीजिंग का देखिए उन महिलाओं के लिए फ़ायदा करता है जैसे हस्बैंड बाहर काम करते हैं, 2 साल बाद आएंगे और वो ऑलरेडी उनकी उम्र 32-33 साल हो गई है। अब हस्बैंड के आते आते उनका एज और थोड़ा बढ़ जाएगा,
तो हम लोग ये, और मानिए उनमें IVF होना ही होना है, मतलब अभी कोई बच्चे नहीं है, 33-34 साल की एज हो गई है और हस्बैंड बाहर चले गए हैं जिनको 2 साल 3 साल बाद आना है, तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि आप एग फ्रीज़ करा लीजिए, जब हस्बैंड आएंगे तब हम लोग स्पर्म लेके आपका IVF कर देंगे। या जो दूसरे ग्रुप होता है जिसमें कि एग्स की संख्या ही बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से महीना देरी से आता है, तो उन ग्रुप को PCO कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी। उसमें ज़्यादा एग्स होते हैं जिसकी वजह से पीरियड देरी से आता है। तो उन पेशेंट में अगर हम लोग एग्स थोड़े निकाल के फ्रीज़ करके रख लेते हैं तो उनका साइकिल हम लोग नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सपोज़ कोई ऐसी कंडीशन है, ओवेरियन कैंसर है या कुछ है, जहाँ पर हम बहुत लंबा ट्रीटमेंट पेशेंट को, हम उनकी फर्टिलिटी आगे जाकर अफेक्ट हो जाएगी, तो हम उनके पहले ही एग्स निकाल लेते हैं। लेटर इन फिर देयर लाइफ दे कैन यूज़ दिस एग्स एंड एम्ब्रियोज क्रिएट कर हम दे कैन एन्जॉय मदरहुड, अपना वो मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकती हैं फिर बाद में। और कुछ लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं या प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी अर्ली मैरिजेस नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम ये ऑप्शन एक दे सकते हैं उन कपल्स को, सो दैट कि आगे फिर उनको अपने ही एग्स के थ्रू बेबीज कंसीव हो सकें। ART लॉज कहते हैं कि 45 इयर्स की एज तक एक महिला अगर वो मेडिकली फिट है तो माँ बन सकती हैं, तो यूज़ तो उस एज तक किया जा सकता है। जो फ्रीज़ कराने की ठीक एज ग्रुप है वो मेरी नज़र में 30 to 35 इयर्स है। बहुत लेट फ्रीजिंग, हालांकि फ्रीज़ किया जा सकता है, पर बहुत लेट फ्रीजिंग में एक तो एग नंबर कम मिलता है और दूसरा एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, तो उससे आगे बर्थ रेट्स कम हो जाते हैं और जो बच्चे बॉर्न होते हैं उनमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो अच्छी एज ग्रुप है, अगर आप एंटिसिपेट करते हैं कि आप टाइमली प्लान कर सकते हैं, तो 30 to 35 शुड बी एन आइडियल एज। स्पर्म फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग के खर्च की बात करें तो इसे लेकर भी कई तरह के पैच हैं। हर राज्य में इसे लेकर अलग अलग खर्च है। यानी अगर आप दिल्ली में एग या फिर स्पर्म को फ्रीज करवाते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना पड़े। वहीं अगर आप किसी अन्य राज्य में करवाते हैं तो वहाँ इसका खर्च अलग हो सकता है। जाने इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। खर्चा आता है, स्पर्म फ्रीजिंग का खर्चा काफ़ी कम है। स्पर्म फ्रीजिंग का खर्चा, फ्रीज करने का खर्चा भी कम है और फ्रोज़न स्पर्म रखने का खर्चा भी कम है। लेकिन अभी वही है कि फिर एक कानून जो आ गया है, नया ART बिल जो आ गया है, उस बिल की वजह से हम लोग अब किसी का भी स्पर्म बहुत दिनों तक फ्रीज़ करके रख नहीं सकते हैं। उसके लिए पूरा उसका बैकअप चाहिए। सिर्फ वो लोग जो लोग जैसे फ़ौज में काम करते हैं या बहुत हाई उसमें ऐसे जगह पे काम करते हैं कि जल्दी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है, मर्चेंट नेवी में हैं, उस तरीके के लोगों का हम लोग स्पर्म फ्रीज़ करते हैं। तो वो कॉस्ट की वेरिएबिलिटी लगभग 10,000 रुपये साल से लेके 15,000 रुपये साल तक का ये जाता है। इनिशियल एक कॉस्ट आता है फ्रीज़ करने का। वो एग फ्रीजिंग में चूँकि अंडा निकालते भी हैं, फ्रीज़ भी करते हैं, तो वो लगभग 40,000 45,000 तक का आता है। खर्चा तो आ जाता है इसमें लगभग 1-1.5 लाख रुपए का, और फ्रीजिंग चार्जेस फिर जितने भी आपको ईयर्स के लिए फ्रीज कराने हैं तो पर ईयर फिर फ्रीजिंग चार्जेस भी होते हैं। वेरिएबल है कॉस्ट उनका, इट कैन कॉस्ट टू 75,000 से 1.5 लाख तक उसका कॉस्ट जा सकता है। एक रूटीन IVF साइकिल जितना खर्च आता है, लगभग आप समझ लीजिए 1.5 से 2 लाख के बीच में, जिसमें एग्स बनाने के इंजेक्शंस, निकालने का प्रोसीजर, फ्रीजिंग का प्रोसीजर, मोर और लेस कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ ही इंक्लूड हो जाता है। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है कि जब आप एग फ्रीजिंग कराएं, एक तो मेडिकली आपको उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, डॉक्टर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, डॉक्टर शुड फाइंड यू अ फिट एंड अ नेसेसरी कैंडिडेट फॉर फ्रीजिंग। अगर ज़रूरत है और आपके किसी लाभ के हो सकते हैं वो एग्स, तो फ्रीजिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये लंबे समय तक किया जा सकता है। वो अब हम आपको बताते हैं कि किन महिलाओं को एग फ्रीजिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है। डॉक्टरों के अनुसार जिन महिलाओं को किसी भी ऑर्गन में कैंसर हुआ हो और वो कीमोथेरेपी करवा रही हैं, तो कई बार उनकी ओवरी निकालनी पड़ती है। कैंसर के इलाज में महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर काफी असर पड़ता है और इसीलिए डॉक्टर ऐसी महिलाओं को एग फ्रीज करने की सलाह देते हैं ताकि भविष्य में उन्हें मां बनने का मौका मिल सके। इसके अलावा जिन महिलाओं के यूट्रस यानी कि गर्भाशय में दिक्कत आने लगती है, यूट्रस और ओवरी में लेयरिंग हो जाती है, ओवरी में एग नहीं बनते, उनके लिए भी अपने बचे हुए हेल्दी एग को सेव करने का सबसे सही तरीका एग फ्रीजिंग माना गया है। वहीं PCOD और जल्दी मोनोपॉज की प्रॉब्लम से जूझ रही महिलाओं के लिए एग फ्रीजिंग बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आजकल खराब लाइफस्टाइल और वातावरण की वजह से महिलाओं को जल्दी मोनोपॉज होने लगता है।
35 की उम्र में महिलाओं में एग फॉर्मेशन में दिक्कत आने लगती है। इसके अलावा पीसीओडी की दिक्कत झेल रही महिलाओं के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बना है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जो कपल्स आईयूआई और आईवीएफ का तरीका अपना रहे हैं, लेकिन स्पर्म काउंट कम होने के कारण उन्हें ज्यादा समय लग रहा है। ऐसे केस में महिलाएं अपने हेल्दी एग को सेफ रखने के लिए एग फ्रीजिंग तकनीक अपना रही हैं। और जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती चली जाती है, उनमें हेल्दी एग की संख्या भी घटती जाती है। ऐसे में आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या एग फ्रीजिंग के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? एग फ्रीजिंग का सक्सेस रेट क्या होता होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, एग फ्रीजिंग को लेकर जो कुछ सवाल हमारे जहन में आते हैं वो ये हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या है, क्या बॉडी में इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हम कितने समय तक एग्स को फ्रीज करके रख सकते हैं। तो इसे लेकर भी जानकारों की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि अगर सही उम्र में एग फ्रीजिंग करवाई जाए तो उसका इस्तेमाल भी सही उम्र में किया जाए तो नतीजे अच्छे मिलते हैं। तो वहीं कुछ का ये कहना है कि एग फ्रीज करने के बाद 3-4 साल तक उसकी क्वालिटी बेहतर रहती है, लेकिन आप इन्हें 10 साल तक भी फ्रीज करके रख सकते हैं। इनको हम लोग लाइफ लॉन्ग फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बार हमने फ्रीज किया तो वो माइनस लिक्विड नाइट्रोजन में रहता है। और अभी तक तो 15 साल तक का तो उन्होंने छूट दे रखी है फ्रीजिंग की। और मेरे ख्याल से अब आगे जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी और समय बीतेगा, मुझे लगता है इसमें कोई मतलब टाइम लिमिट नहीं होगी। एग्स को इस्तेमाल करने की उम्र तो अमूमन अब ART लॉज कहते हैं कि 45 इयर्स की एज तक एक महिला अगर वो मेडिकली फिट है तो माँ बन सकती हैं, तो यूज़ तो उस एज तक किया जा सकता है। जो फ्रीज कराने की ठीक एज ग्रुप है वो मेरी नज़र में 30 to 35 इयर्स है। बहुत लेट फ्रीजिंग, हालांकि फ्रीज़ किया जा सकता है, पर बहुत लेट फ्रीजिंग में एक तो एग नंबर कम मिलता है और दूसरा एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, तो उससे आगे बर्थ रेट्स कम हो जाते हैं और जो बच्चे बॉर्न होते हैं उनमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो अच्छी एज ग्रुप है, अगर आप एंटिसिपेट करते हैं कि आप टाइमली प्लान कर सकते हैं तो 30 to 35 शुड बी एन आइडियल एज ग्रुप। अगर ठीक जगह पे, ठीक हैंड्स में, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर में, ठीक फर्टिलिटी क्लिनिक पे आप एग फ्रीजिंग कर रहे हैं तो इसका प्रोसीजर मोरलेस एक नॉर्मल IVF जैसा है, जिसमें एग्स बनाने के इंजेक्शन कुछ दिन लगते हैं और फिर जनरल एनेस्थीसिया के अंडर वजाइनली इन एग्स को एस्पिरेट किया जाता है। अगर ठीक प्रिकॉशंस, ठीक सिलेक्शन हो पेशेंट की तो एक बहुत सेफ प्रोसीजर है, कोई ऐसा बहुत पेनफुल भी नहीं है और रिट्रीवल के बाद आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सिर्फ यही है कि जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत लेट एज ग्रुप में आप एग्स रिट्रीव कराते हैं तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ बच्चों में होने की पॉसिबिलिटी है। मैम, स्पर्म फ्रीजिंग की तकनीक कैसे अलग है एग फ्रीजिंग से? स्पर्म फ्रीजिंग रिलेटिवली एक ज़्यादा पुराना, देखिए सक्सेस रेट डिपेंड्स कि आपकी oocyte क्वालिटी क्या है और आप किस एज पर फिर उसको ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो नॉर्मल जो IVF का सक्सेस रेट रहता है, मैं कहूँगी अराउंड 50 to 60%। ऐसा माना गया है कि 30 से पहले महिलाओं के एग सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं और इसीलिए अगर वो 30 की होने से पहले एग फ्रीजिंग करवाती हैं तो प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट भी 75 से 77% पहुंच जाती है। तो वहीं 30 से 35 की उम्र में एग फ्रीजिंग कराने पर 50% तक सफलता देखी गई। हालांकि ये फॉर्मूला हर महिला पर फिट नहीं होता। ये प्रोसेस तभी सफल है जब ज्यादा से ज्यादा हेल्दी एग महिला के अंदर से निकाले जा सके और वो फ्रीज होने के बाद लंबे समय तक जिंदा रहें। अगर महिला पहले ही किसी गंभीर बीमारी से गुजर रही हैं और कई बार उनके एग पहले से ही काफी कमजोर होते हैं, इस केस में सक्सेस रेट 10 से 5% ही रह जाती है। पिछले कुछ सालों से जारी कोरोना क्राइसिस के दौरान एग्स फ्रीजिंग और इससे जुड़ी जानकारी पाने का ट्रेंड बढ़ गया। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फर्टिलिटी क्लिनिक्स में एग फ्रीजिंग की दर करीब 25% तक बढ़ गई, ताकि करियर ओरिएंटेड महिलाओं के बच्चे पैदा करने के विकल्प खुले रहें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये ट्रेंड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी देखा गया। तो अगर आप भी किसी मेडिकल कंडीशन या पर्सनल रीजन की वजह से बेबी प्लान नहीं कर पा रहे तो आपके लिए स्पर्म फ्रीजिंग या एग फ्रीजिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले इसके लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट या IVF एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। टीम न्यूज़ नेशन।